Hello everyone, welcome to Let's Learn Together. Here I share my notes and brief explanations of various topics centered around geography and its other subdisciplines. You can find different sections of various subdisciplines in the playlist of the channel. If you are new to this channel, then do subscribe and support us by sharing your valuable feedback. You can also connect to us through YouTube, Facebook, or Instagram under the handle Let's Learn Together. Hello everyone, welcome back to new video, and we are covering class 7th geography NCERT, and today we'll be discussing chapter 4, that is air. You can find rest of the chapters in class 7 geography playlist from our channel. So let's begin. Before we start with this chapter, we need to know what is atmosphere. Atmosphere क्या है? जब हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, जो हमारा अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ कुछ लेयर्स बनी हुई है एयर की, जिसमें काफी सारी गैसेस मौजूद हैं। ये इसको हम एक ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर भी बोल सकते हैं। काफी बड़ी एक लेयर्स हैं जिसमें के अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, काफी सारी गैसेस मौजूद है। तो ये जो ब्लैंकेट है एयर की, इसी को अर्थ के अराउंड, इसी को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर जरूरी क्यों है? क्योंकि जो हम सांस ले पा रहे हैं वो इस एटमॉस्फेयर की वजह से ही ले पा रहे हैं। इसमें ऑक्सीजन जैसी गैस है जो किसी भी ह्यूमन या फिर लिविंग बीइंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड उसके अलावा ये हमें सन की यूवी रेज या फिर हार्मफुल जो सन रेज है उनसे भी जो है अर्थ को प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, एटमॉस्फेयर में काफी सारी गैसेस हैं, तो लेट्स डिस्कस कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की जब हम कॉम्पोजिशन की बात करते हैं, तो जो सबसे ज्यादा मात्रा में गैस पाई जाती है दैट इज नाइट्रोजन, जिसका कंसंट्रेशन इज अराउंड 78%। 78% जो है नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है। उसके बाद जो सेकंड मोस्ट अबेंडेंट गैस है दैट इज ऑक्सीजन, जो कि है 20.9%, आर्गन 0.9%, एंड उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारी, इट इज 0.03%। एंड जो अदर गैसेस हैं, इसमें हीलियम, हाइड्रोजन, ये सारी जो गैसेस हैं, ओजोन आती हैं, एंड इसका जो कॉम्पोजिशन है इट इज अराउंड 0.17% ओनली। तो मेन जो दो सबसे ज्यादा मात्रा में गैसेस है वो कौन सी है? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसके बाद आर्गन, एंड देन कम्स कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी कॉम्पोजिशन जिसका कॉन्स्टिट्यूएंट सिर्फ 0.03% है, एंड अदर गैसेस जिसमें हमारे पास है हीलियम, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दैट इज 0.17%। सबसे पहले अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन क्यों जरूरी है? तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा यूजफुल होता है मोस्टली प्लांट्स के लिए। प्लांट्स को जो है नाइट्रोजन कंज्यूम करने की जरूरत पड़ती है, बट क्योंकि वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से जो प्लांट्स है नाइट्रोजन को कंज्यूम नहीं कर सकते, तो उनके रूट्स में एक बैक्टीरिया मौजूद होता है जिसको हम बोलते हैं राइजोबियम। ये जो बैक्टीरिया है ये हेल्प करता है प्लांट्स को जो है नाइट्रोजन कंज्यूम करने में। उसके बाद बात करते हैं ऑक्सीजन की, सेकंड मोस्ट अबंडेंट गैस। ऑक्सीजन जो है प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं वाया प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का जो पूरा प्रोसेस है उससे जो है प्लांट्स ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, जिसको बाद में ह्यूमंस एंड एनिमल्स जो है कंज्यूम करते हैं। एंड ऑक्सीजन के बदले ऑक्सीजन को इनहेल करके ऑक्सीजन के बदले कार्बन डाइऑक्साइड को जो है एक्सहेल करते हैं। एंड अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, प्लांट्स क्या करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमंस ने, एनिमल्स ने रिलीज किया या जो एटमॉस्फेयर में है उसको कंज्यूम करते हैं, एंड ये कंजम्पशन से ही जो है पूरा फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है कंप्लीट होता है। एक बहुत जरूरी आप बोल सकते हैं, जैसे खाना बनाते वक्त हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है, तो वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड इज एन इंग्रेडिएंट नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड प्लांट्स इसको कंज्यूम करते हैं एंड इसके बदले में जो है ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल जो है गैस है हमारे लिए, क्योंकि जो अर्थ पे टेम्परेचर है वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही मेंटेन रहता है।
क्योंकि जो सन की रेज आती हैं अर्थ पे, उनको ये जो है एटमॉस्फेयर में ट्रैप कर लेता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड उनको अंदर आने के लिए तो अलाउ कर देता है, बट जब वो वापस रिफ्लेक्ट होकर जाती हैं तो वो उनको नहीं जाने देता। इनफैक्ट अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है उसी में ट्रैप कर देता है, जिसकी मदद से जो है टेम्परेचर मेंटेन रहता है अर्थ पे। एंड अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना हो नहीं होती तो एक फ्रिजिड या फिर फ्रीज्ड जो है प्लैनेट होता अर्थ। लेकिन अब ये ना इसका बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है कार्बन डाइऑक्साइड का मेंटेन होना, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया ये ट्रैप करता है सोलर रेज को। तो काफी सारे ऐसे जो है फॉसिल फ्यूल्स कंबशन हो रहा है अलग अलग तरीके से, व्हीकल्स से पोल्यूशन हो रहा है, फिर आपका फैक्ट्रीज से पोल्यूशन हो रहा है, काफी सारी जो है हार्मफुल गैसेस रिलीज हो रही हैं, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंपोनेंट्स है वो एटमॉस्फेयर में बढ़ रही हैं। एंड इसी की वजह से फिर आता है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? ये ग्रीन हाउस इफेक्ट यही है कि जो सन की रेज एटमॉस्फेयर के अंदर दाखिल हो चुकी हैं, वो वापस रिफ्लेक्ट होकर बाहर नहीं जा पा रही, वो एटमॉस्फेयर के अंदर ही ट्रैप हो गई। अब इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है इसी वजह से, इस ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। एंड ये जो अर्थ का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है इसी को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। जो आप हर साल देखते जा रहे हैं कि हर साल गर्मी बढ़ती जा रही है, सी लेवल में राइज आ रहा है, ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं, ये सब ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है। अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर की। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, हमारे अर्थ की अराउंड काफी सारी लेयर्स बनी हुई है एटमॉस्फेयर की भी। अब उनको एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर की जो हाइट है वो ग्राउंड से लगभग 13 किलोमीटर तक का जो एरिया है उसमें ट्रोपोस्फेयर है। जितनी भी हमारी गैसेस हैं, मोस्टली ऑक्सीजन वगैरह, जिस एनवायरमेंट में हम ब्रीथ कर पा रहे हैं, वो इधर ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही है। चाहे फिर वो बर्ड्स के लिए हो, चाहे हम ह्यूमंस के लिए हो, वो सब जो है जो गैसेस हमारे लिए जरूरी है वो सब ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही मौजूद है। एंड जितने भी आपके वेदर फिनोमिनाज होंगे, जैसे कि रेनफॉल, ठीक है, फॉग या फिर हेल स्टॉर्म, ये सारे जो वेदर फिनोमिनाज हैं ये ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही होते हैं। ट्रोपोस्फेयर के बाद आती है हमारी नेक्स्ट लेयर, दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर, जो कि है 13 टू 50 किलोमीटर्स के बीच। एंड इट इज फ्री फ्रॉम क्लाउड्स। यहाँ पे नो क्लाउड्स और अदर फिनोमिना, अदर वेदर फिनोमिना, यहाँ पे कोई और फिनोमिना जो है वो नहीं होता है। कोई भी क्लाउड्स नहीं होते हैं, तो बिल्कुल ब्लैंक लेयर है इसीलिए। एंड प्लस इसके अंदर ही हमें ओजोन लेयर देखने को मिलती है। ओजोन इज एन लेयर ऑफ 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, O3। एंड ये क्या करती है? ये अर्थ को, यही वो लेयर है जो अर्थ को हार्मफुल सन रेज से बचाती है। तो उसके अलावा जितने भी आपके एरोप्लेन्स वगैरह हैं, ये सब स्ट्रेटोस्फेयर में ही फ्लाई करते हैं, क्योंकि उनको एक क्लियर पाथ जो है स्ट्रेटोस्फेयर में मिल जाता है। स्ट्रेटोस्फेयर के बाद नेक्स्ट एंड थर्ड लेयर आती है हमारी मेसोस्फेयर, जो कि है 50 टू 80 किलोमीटर्स के बीच थर्ड लेयर है ये। एंड जितने भी आपके मेटेरॉइड्स होते हैं जो अर्थ की तरफ तेजी से मीटेरॉइड्स आ रहे होते हैं, वो इस 50 से 80 किलोमीटर के दायरे में ही जो है बर्न हो जाते हैं, वो यहीं पर जल जाते हैं पृथ्वी पर पहुंचने से पहले। मेसोस्फेयर के बाद आता है थर्मोस्फेयर, जिसकी जो लेंथ है वो है अबाउट 80 टू 400 किलोमीटर्स के बीच में थर्मोस्फेयर है। यहाँ पे जो है टेम्परेचर बहुत जल्दी राइज होता है इस लेयर में। जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे 80 किलोमीटर से जब हम 400 किलोमीटर तक जाते हैं, तो इस ड्यूरेशन में जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर भी
बहुत तेजी से जो है ऊपर जाता है। उसके अलावा आयोनोस्फेयर भी जो है वो थर्मोस्फेयर का ही पार्ट है, इसी के अंडर वो आता है। एंड ये लेयर सबसे ज्यादा हेल्पफुल है आपका रेडियो ट्रांसमिशन में। जो रेडियो ट्रांसमिशन है वो मोस्टली इसी लेयर से की मदद से होता है। थर्मोस्फेयर के बाद लास्ट हमारी जो लेयर आती है वो है एक्सोस्फेयर, जो कि स्टार्ट होती है 400 किलोमीटर से एंड गोज अबव बियॉन्ड। ये सबसे थिन लेयर है। यहाँ पे जो बहुत ही ज्यादा लाइट गैसेस है जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, ये सारी गैसेस जो है यहाँ पे फ्लोट करती हैं यहाँ से स्पेस में। सो दैट इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। इसके बाद अब हम बात करते हैं वेदर एंड क्लाइमेट की। व्हाट इज वेदर एंड व्हाट इज क्लाइमेट। तो जब आप देखते हो सुबह उठते हो तो सुबह का जो टेम्परेचर है वो अलग होता है, हल्की हल्की ठंड होती है। जैसे ही दोपहर के 12 बजते हैं तो दोपहर में वो जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, गर्मी हो जाती है बहुत ज्यादा। एंड रात आते आते वो टेम्परेचर फिर से गिर जाता है, फिर से हल्की हल्की जो है ठंड होनी स्टार्ट हो जाती है। बीच में हो सकता है कभी तेज आंधी आए, स्टॉर्म आए, या फिर बहुत तेज आंधी आए, विंड, हवा चले तेज से। हो सकता है अब गर्मियों में लू चले। हमारे इंडिया में स्पेशली नॉर्थ रीजन में गर्मियों में लू चलती है, बहुत तेज जो गर्म हवाएं हैं वो चलती हैं। हो सकता है आपके दिन में बारिश भी हो, बारिश के बाद फिर से धूप निकल जाए। तो जब एक दिन में टेम्परेचर में इतने सारे चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, रेनफॉल में चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, तो ये वेदर होता है कि आप आर टू आर में भी यहाँ चेंजेस आ सकते हैं, दिन के दिन भी यहाँ चेंजेस आते हैं। तो इन ये जो चेंजेस आ रहे हैं इन्हीं को हम बोलते हैं वेदर कंडीशंस। अच्छा, ये तो हो गया वेदर। अब यही जब एक एवरेज वेदर कंडीशन हम निकालेंगे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो ये जो टाइम पीरियड है ये मोस्टली 30 ईयर्स का जो है इंक्लूड किया जाता है। तो 30 ईयर्स तक किसी भी एरिया की जो एवरेज वेदर कंडीशन निकाली जाएगी वो होता है उस एरिया का क्लाइमेट। तो क्लाइमेट 30 ईयर्स तक लगभग लगभग सेम रहता है, क्लाइमेट चेंज नहीं होता है। लेकिन वेदर जो है वो घंटे के घंटे भी चेंज होता है एंड वो दिन के दिन भी चेंज होता है। अब काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो वेदर को मेजर करने में हमारी हेल्प करते हैं। सबसे पहले आता है थर्मोमीटर, जो टेम्परेचर को मेजर करता है। फिर आता है बैरोमीटर, जो एयर प्रेशर को मेजर करता है। एंड देन कम्स विंड वेन, जो डायरेक्शन बताता है हमें विंड्स की। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर की कि टेम्परेचर क्या है। कोई भी दिन या फिर कोई भी चीज कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, यही टेम्परेचर है। ठीक है, तो दिन के टेम्परेचर की हम बात करेंगे। कोई दिन कितना गर्म है, किस दिन कितनी गर्मी है या कितनी ठंड है, वो चीज जो है हमारी टेम्परेचर कहलाती है। जो दिन से जब हम रात की ओर बढ़ते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, वो दिन से रात में भी चेंज होता है और फिर सीजन टू सीजन भी चेंज होता है, जैसे कि इंडिया में होता है। दिल्ली की अगर हम बात करें, दिल्ली में बेहद गर्मी होती है एंड वैसे जैसे ही विंटर स्टार्ट हो जाते हैं तो ठंड भी बेहद होती है। ठीक है, तो ये क्या आ गया, टेम्परेचर चेंज आ गया, गर्मियों में अलग एंड सर्दियों में अलग। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें टेम्परेचर की, तो जो सबसे ज्यादा टेम्परेचर को इफेक्ट करता है, चीज ये इन्फ्लुएंस करती है, दैट इज इंसोलेशन। अब इंसोलेशन क्या है, किसी भी जगह पर कितनी सोलर एनर्जी आ रही है, दैट इज इंसोलेशन, कि कितनी सोलर एनर्जी जो है अर्थ रिसीव कर रहा है। अब इंसोलेशन जो है वो जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो वो डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि इक्वेटर पे जो है सन की रेज डायरेक्ट पड़ रही है, डायरेक्ट सन रेज आ रही है इधर। तो यहाँ पे इंसोलेशन सबसे ज्यादा है, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है सन एनर्जी रिसीव हो रही है। वहीं पोल्स की बात करें, पोल्स तक जाते जाते ये बहुत ज्यादा स्लांट हो जाती है सन रेज, तो पोल्स बहुत कम जो है सन रेज रिसीव करते हैं, तो यहाँ पर इंसोलेशन कम है। अब इंसोलेशन का और आपका जो टेम्परेचर है, इनका डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन मतलब क्या है? अब अगर इंसोलेशन हाई होगी तो आपका टेम्परेचर भी हाई होगा, इंसोलेशन कम होगी तो आपका टेम्परेचर भी
कम होगा। एंड टेम्परेचर का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है सेल्सियस। टेम्परेचर के बाद अभी हम बात करते हैं एयर प्रेशर की। तो जो एयर का हमारे चारों तरफ जो एयर का वेट है वो एक प्रेशर रिलीज करता है, उसी को हम एयर प्रेशर बोलते हैं। बट अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमें एयर प्रेशर फील क्यों नहीं हो रहा। वो इसीलिए नहीं क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो काउंटर प्रेशर रिलीज करती है। अगर एयर हम पर प्रेशर डाल रहा है चारों तरफ से, तो हमारी बॉडी भी काउंटर में प्रेशर रिलीज कर रही है, जिसके कारण हमें ये जो प्रेशर है वो फील नहीं होता। एयर प्रेशर की अगर हम बात करें तो सी लेवल पे जो एयर प्रेशर है वो सबसे ज्यादा हाई होता है। एंड जैसे जैसे एलिवेशन बढ़ती है, हाइट बढ़ती है, तो ये एयर प्रेशर भी जो है कम होता रहता है। जैसे हमने टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी, एयर प्रेशर की अगर डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें हॉरिजॉन्टली, तो इसको सबसे ज्यादा अफेक्ट जो करता है वो करता है टेम्परेचर। एयर प्रेशर को जो फैक्टर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है वो टेम्परेचर है। जो एयर है वो जनरली मूव करता है हम हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। किसी रीजन पे अगर हाई प्रेशर होगा तो वो मूव, और किसी पे लो प्रेशर होगा तो जो एयर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बढ़ेगा। अब हमने बात कर ली हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर सिचुएशन की। अब सबसे जरूरी इसमें क्या चीज है ये जानना है कि हाई प्रेशर कब होता है एंड लो प्रेशर कब होता है। तो जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, गर्मी बहुत ज्यादा होगी, एंड ये कोई भी हमारा रीजन है, यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स है, टेम्परेचर हाई होने की वजह से जो है वो एयर भी वार्म होने लग जाता है, एयर भी हीट होने लग जाता है। एंड जो गर्म चीज है वो हमेशा ऊपर की तरफ जाएगी। तो यहाँ पर यही होता है कि जो हीटेड एयर है वो ऊपर जाने लगता है, जिसकी वजह से ये जगह खाली होने लग जाती है। एंड जो हाई प्रेशर है वहां से जो एयर है वो इस तरफ आने लग जाता है। तो जब ये हीटेड एयर राइज करेगा तो ये कौन सी सिचुएशन पैदा होगी यहाँ पे, लो प्रेशर की। वहीं अगर हाई प्रेशर की बात करें तो जो कोल्ड एयर होगा, कोल्ड एयर होगा वो डेंस होगा, डेंस होगा मतलब भारी होगा, इसी की वजह से बनेगा आपका हाई प्रेशर। तो जब ये हीटेड एयर राइज हो जाता है, ये जगह खाली हो जाती है, तो जो आपका कोल्ड एयर होगा वो इसकी जगह जो है इधर ले लेता है। तो ऐसे जो है आपका एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। लो प्रेशर की बात करें तो जब भी कोई कभी किसी जगह पे लो प्रेशर होगा तो वहां पे आपको क्लाउडी स्काईज और वेट वेदर देखने को मिलेगा। बट कहीं पर अगर हाई प्रेशर होगा तो वहां पे क्लियर एंड सनी स्काईज हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम फैक्टर की जिस फैक्टर की बात करेंगे दैट इज विंड। अब विंड क्या है? विंड है मूवमेंट ऑफ एयर। जब एयर मूव करेगा हाई प्रेशर जोन से लेके लो प्रेशर जोन तक, तो जो हवाएं चलेंगी उनको हम बोलते हैं विंड। एंड विंड को जनरली उनके डायरेक्शन से नेम किया गया है कि जिस डायरेक्शन में विंड ब्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन से जो है उनका नाम रखा गया है। टाइप्स ऑफ विंड की बात करें तो सबसे पहले आते हैं परमानेंट विंड्स। परमानेंट विंड्स वो है जो पूरा साल ब्लो करते हैं, इनमें कोई वेरिएशन नहीं आता, ये पूरा साल ब्लो करते हैं। एंड एग्जाम्पल की अगर बात करें परमानेंट विंड्स की, द ट्रेड विंड्स, ईस्टर्लीज एंड वेस्टर्लीज। अब आप यहाँ नाम से ही दे सकते हैं, जो ईस्ट की तरफ से फ्लो कर रहा है ईस्टर्लीज, जो वेस्ट की तरफ से वेस्टर्लीज। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि विंड को जो है काफी जो विंड को है उनको डायरेक्शन से उनको नेम किया गया है। अब परमानेंट विंड्स के बाद आते हैं सीजनल विंड्स। ये तो अब आप नाम से ही समझ सकते हैं, जो एक पर्टिकुलर सीजन में जो है अपना डायरेक्शन चेंज करते हैं या फिर एक पर्टिकुलर सीजन में ही ब्लो करते हैं, जैसे कि होता है मॉनसून विंड्स के साथ। थर्ड आता है लोकल विंड्स, यानी कि ये एक पर्टिकुलर सिर्फ एक लोकल एरिया में ही जो है ये विंड ब्लो करेंगे और एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे ही ब्लो करेंगे। एग्जाम्पल की बात करें लैंड एंड सी ब्रीज। अब जो लैंड एंड सी ब्रीज है ये वहीं तो फ्लो कर सकते हैं ना जहां लैंड एंड सी मीट हो रहा हो, तभी तो एयर एक्सचेंज होगा इनके बीच। एंड देन कम्स लू, जैसे कि नॉर्थ इंडिया में होता है गर्मियों के दिनों में यहाँ पर बहुत तेज गर्म हवाएं चलती हैं जिनको लू बोला जाता है। अभी हमने बात करी पूरे एयर प्रेशर की बात करी, हमने विंड मूवमेंट्स की बात करी। तो ये सब मिलके अर्थ पे एक मेजर प्रेशर बेल्ट एंड विंड सिस्टम बनाते हैं।
जो थ्रू आउट जो है ब्लो करते हैं। अब इसकी बात करें तो स्टार्ट करते हैं हम इक्वेटर से। इक्वेटर के अराउंड बहुत इक्वेटर के पास जो है सन रेज सबसे ज्यादा रिसीव होती हैं। इस वजह से यहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज्यादा हाई होता है। अब इस हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, एयर हीट होके राइज होने लग जाता है। तो यहाँ पे जनरली होती है लो प्रेशर सिचुएशन। तो इस पूरे रीजन को हम बोलेंगे इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है। अब क्या होता है फिर यहाँ पे, ये तो हो गया इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। बट अब यहाँ पे जो है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट आ जाती है हमारी, जिनको हम हॉर्स लैटिट्यूड भी बोलते हैं। यहाँ पे सब ट्रॉपिक्स में क्या होता है, काफी सारे ओशियंस मौजूद हैं एंड सन रेज भी डायरेक्ट नहीं आ रही। इसकी वजह से जो है यहाँ पे एयर ठंडा रहता है। तो ये बन गया आपका हाई प्रेशर रीजन। ठीक है। अब पहले यहाँ की मूवमेंट को देखते हैं हम। यहाँ क्या होता है, इक्वेटर पे लो प्रेशर है। अभी जैसा कि हमने पहले बात की कि जो आपका विंड है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाएगा। तो यहाँ से क्या होने लग जाता है, ये जो सब ट्रॉपिकल रीजन है यहाँ से आपका विंड या फिर एयर जाएगा इक्वेटर की तरफ। एंड इक्वेटर से ये जो लो प्रेशर एरिया है ये फिर से आएगा इस तरफ घूम के आने लग जाएगा। ये पूरा सर्कुलर जो है ये चेन बनती है। सब ट्रॉपिकल रीजन से आपका इक्वेटर रीजन पे आएगा और इक्वेटर से जो है वापस से राइज होके हाई प्रेशर पे। ठीक है। ये हो गया आपकी पहली मूवमेंट। इक्वेटोरियल रीजन के यहाँ पे जो विंड ब्लो करते हैं इनको हम डोल्ड्रम्स भी बोलेंगे। एंड यहाँ पे जो ये विंड फ्लो कर रहा है इसको हम बोलेंगे नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, सदर्न हेमिस्फेयर में हम बोलेंगे साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। उसके बाद आते हैं आपके सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट एंड पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। यहाँ पोलर रीजन में बहुत ज्यादा ठंड होती है, बर्फ होती है। साल के पूरा साल बर्फ रहती है यहाँ पे। ठंडी हवाएं रहेंगी, उसकी वजह से टेम्परेचर कम रहेगा, एयर कोल्ड एंड डेंस होगा जिसकी वजह से प्रेशर हाई होगा। अब ये हाई प्रेशर या फिर पोलर रीजन से जो है आपका एयर आएगा सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट में। एंड ये सब पोलर लो प्रेशर का बेल्ट का एयर वापस से चला जाएगा हाई प्रेशर की तरफ। ये भी ऐसे पूरा सर्कुलर में चलता है। दोनों हेमिस्फेयर्स में ये सेम प्रोसेस जो है वो रिपीट होता है। तो जो पोलर रीजन से सब पोलर रीजन में जो विंड्स आ रहे हैं उनको हम बोलेंगे पोलर ईस्टर्लीज। एंड जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से सब पोलर लो प्रेशर में जो विंड जा रहा है उनको हम बोलेंगे प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज। तो ये था आपका मेजर प्रेशर बेल्ट एंड विंड सिस्टम। अब हम बात करते हैं मॉइस्चर की। मॉइस्चर क्या है, तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें काफी मात्रा में आपको मॉइस्चर देखने को मिल जाता है। अब ये मॉइस्चर क्या है, ये है प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर की फॉर्म में जो है वाटर मौजूद है हमारे एटमॉस्फेयर पे में, इसी को हम मॉइस्चर कहते हैं। एंड किसी भी टाइम पे कितना मॉइस्चर है हमारे एयर में या फिर हमारे सराउंडिंग में उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। अगर एयर वार्म होगा तो उसकी जो कैपेसिटी है वाटर को होल्ड करने की या फिर वाटर वेपर को होल्ड करने की वो ज्यादा होगी। अच्छा, अब ये वाटर वेपर जो है वो फॉर्म कैसे होते हैं, वो एटमॉस्फेयर में कैसे पहुंचते हैं। तो जो लैंड पे या फिर अदर वाटर बॉडीज है जैसे आपका सी, ओशन, रिवर, यहाँ पे जो पानी मौजूद है वो सन रेज की वजह से या फिर एटमॉस्फेरिक हाई टेम्परेचर की वजह से वो पानी जो है वो इवेपोरेट होने लग जाता है। तो वो वेपर की फॉर्म ले लेता है। अब यहाँ तक तो हो गया, मॉइस्चर आ गया। अब आगे क्या होता है इन वाटर वेपर्स के साथ, जब ये वाटर वेपर्स ऊपर हाइट पे जाने लगते हैं तो वहां पर राइज होते समय ये ठंडे होने लग जाते हैं। एंड एक पीरियड पे आके फिर ये ऊपर जाके ये कंडेंस होने लग जाता है। कंडेंसेशन का जो प्रोसेस है वो होता है जिसमें ये वाटर फिर से गैस से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। ये वापस से वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं जिसकी वजह से फॉर्मेशन होता है क्लाउड्स का। लेकिन जब ये क्लाउड्स में जो बहुत सारा मॉइस्चर जो है इकट्ठा हो जाता है, बहुत भारी हो जाते हैं एंड एटमॉस्फेयर उनको नहीं होल्ड कर पाता, तब वो वापस से जो पानी है वो वापस से पृथ्वी पर गिरने लग जाता है प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में।
अब ये प्रेसिपिटेशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आपका रेन हो सकता है, स्नो हो सकता है, हेल हो सकता है, या फिर स्लीट हो सकता है। ये सारे प्रेसिपिटेशन के फॉर्म हैं। अभी हमने बात की रेनफॉल की, तो जब हम रेनफॉल देखते हैं तो टाइप्स ऑफ रेनफॉल भी देखेंगे। तीन मेन टाइप्स की हमारे पास रेनफॉल है, साइक्लोनिक, ओरोग्राफिक एंड कन्वेक्शनल। साइक्लोनिक रेनफॉल की जब हम बात करते हैं, तो जब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वार्म एयर है एंड यहाँ पे कोल्ड एयर है। जब ये आपस में एक दूसरे से टकराएंगे तो ये फॉर्म होगा यहाँ पे लो प्रेशर रीजन। दोनों एयर राइज होंगे, यहाँ पे लो प्रेशर रीजन फॉर्म होगा, जिसकी वजह से फिर साइक्लोन सिचुएशन बनती है, एंड इसी से यहाँ पर जो है रेनफॉल होगी। फिर आता है ओरोग्राफिक रेनफॉल, इसको हम रिलीफ रेनफॉल भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारे रिलीफ फीचर्स हैं अर्थ पे, उसका बहुत जो है क्या कहते हैं योगदान होता है, बहुत इंपॉर्टेंस होती है इसकी। तो क्या होता है, जब मॉइस्चर कैरिंग मोइस्ट एयर जो है जब वो आता है और किसी पहाड़ी इलाके में या फिर किसी हाई टेरेन रीजन से टकराता है, तो यहाँ से जो ये एयर है वो ऊपर की तरफ उठने लग जाता है, जिससे जो है कूलिंग प्रोसेस बहुत जल्दी जो है स्टार्ट हो जाता है, एंड बहुत स्पीडली ये जो है कूलिंग प्रोसेस होता है। फिर कंडेंसेशन होता है, क्लाउड्स फॉर्मेशन होता है, एंड जब ये क्लाउड्स बहुत हैवी हो जाते हैं तो ये जो है यहाँ पर रेनफॉल होती है, एंड इसी की वजह से जो है हमें रेन शेडो जोन्स भी देखने को मिलते हैं। थर्ड आता है कन्वेक्शनल रेनफॉल, जो हमने अभी वाटर साइकिल का प्रोसेस पढ़ा था सिंपली। स्टार्टिंग में हमने वाटर साइकिल देखी थी क्या है। तो वाटर किसी वाटर बॉडी से इवेपोरेट हुआ, ऊपर जाके कंडेंसेशन हुआ, फिर क्लाउड फॉर्मेशन हुआ, क्लाउड से फिर रेनफॉल हुई। ये जो पूरा प्रोसेस, नॉर्मल प्रोसेस से जो रेनफॉल होती है, उसी को हम बोलते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you for being part of this video, and if you liked it, do not forget to share it with your friends and family, and also subscribe to our channel and press the bell icon.